वाल्मीकि समाज ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सर्व वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम रंजना पाटीदार को सौंपा। ज्ञापन में रोशन शुक्ला पर दर्ज की गई झूठी एफआईआर को निरस्त करने, सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। आज अपनी बहन बेटी के संग में मतलब कोई इस हिसाब से तो कोई अकेला आ जा नहीं सकता है। और जब अगर ऐसी कोई घटना हुई है, अगर लोगों ने भी उसमें ट्रेन के अंदर लोगों ने देखा है और अगर किसी भाई को अपने किसी को नागदा में अगर सूचित किया है और अगर वो आके वहाँ पे स्टेशन पे अगर उन्होंने संभाला है, तो उसके विरोध में मुस्लिम समाज ने भैया रोशन के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। हमारा यहाँ एसडीएम ऑफिस पे जो ज्ञापन देने का हमारा मेन मकसद यही हैगा कि रोशन भैया पे जो धारा लगाई है वो हटाई जाए और उन्हें जो मारने की जो धमकी दी गई है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि। पूरी वाल्मीकि समाज द्वारा आज एसडीएम कार्यालय पे 2 तारीख की रात में जो वाल्मीकि समाज की महिला और बच्चे के साथ जो घटना घटी, उसके लिए पूरी वाल्मीकि समाज आज एसडीएम कार्यालय पे ज्ञापन देने आई है। उस आंदोलन में हमारे गोरक्षा प्रमुख रोशन शुक्ला जी को सूचना मिली और वो हमारी बहन बेटियों के लिए वहाँ पे तत्काल प्रभाव से पहुँचे। वहाँ पे अमजद लाला नामक व्यक्ति उनको बोल रहा तू इस मामले में मत पड़, नहीं तो जिंदा काट डालेंगे, इस मामले में मत बोल। उनने हमारी बहन बेटियों के लिए खड़े रहिए, उनने उन पर एफआईआर कराई और उसके बावजूद पुलिस ने झूठा प्रकरण दर्ज रोशन शुक्ला पे करा। हमारा मुख्यमंत्री जी, सांसद जी और एसडीएम मैडम से निवेदन है कि रोशन शुक्ला पे जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई उसको तत्काल प्रभाव से खारिज करके उनको निर्दोष करें और आगे से भी प्रशासन और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसके बाद अगर कोई भी घटना हिंदू समाज या वाल्मीकि समाज के साथ अगर घटती है तो एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशासन तैयार रहे। समाज ये निवेदन करता है कि अगली बार ऐसी घटना नहीं हो, नहीं तो पूरा वाल्मीकि समाज लड़ने के लिए तैयार है और जो भी इच्छुक हो लड़ने के लिए तो तैयार बैठा वाल्मीकि समाज। और ऐसी घटना होना नहीं चाहिए और चाहे नागदा बंद करना पड़े, चाहे तहसील पूरी बंद करना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। और जो भी धमकियां दे रहे हैं वो उस पर रोक लगाई जाए। वाल्मीकि समाज ये निवेदन करता है कि अगली बार ऐसी घटना नहीं हो, नहीं तो पूरा वाल्मीकि समाज लड़ने के लिए तैयार है और जो भी इच्छुक हो लड़ने के लिए तो तैयार बैठा वाल्मीकि समाज। और ऐसी घटना होना नहीं चाहिए और चाहे नागदा बंद करना पड़े, चाहे तहसील पूरी बंद करना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। और जो भी धमकियां दे रहे हैं वो उस पर रोक लगाई जाए। में जो मेमू गाड़ी में जो वाल्मीकि समाज की महिलाओं के साथ में जो मुस्लिम समाज के युवकों ने जो ऐसी गलत भावना के साथ में जो हरकत की वो बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये हिंदू समाज के लिए बड़ी ही शर्म की बात है कि यार आज अपनी बहन बेटी के संग में मतलब कोई इस हिसाब से तो कोई अकेला आ जा नहीं सकता है। और जब अगर ऐसी कोई घटना हुई है, अगर लोगों ने भी उसमें ट्रेन के अंदर लोगों ने देखा है और अगर किसी भाई को अपने किसी को नागदा में अगर सूचित किया है और अगर वो आके वहाँ पे स्टेशन पे अगर उन्होंने संभाला है, तो उसके विरोध में मुस्लिम समाज ने भैया रोशन के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। हमारा यहाँ एसडीएम ऑफिस पे जो ज्ञापन देने का हमारा मेन मकसद यही हैगा कि रोशन भैया पे जो धारा लगाई है वो हटाई जाए और उन्हें जो मारने की जो धमकी दी गई है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि। जो 2 तारीख को जो घटना घटी है, आज के बाद ऐसी घटना नहीं घटे। वाल्मीकि समाज के साथ तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोशन शुक्ला को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। रोशन शुक्ला को न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग जितने बार भी आते हैं किसी भी घटना को लेकर हमेशा केवल ज्ञापन देके चले जाते हैं, ठीक है। उस पर कोई निराकरण उसका नहीं होता। यहाँ बहुत सा मेरी बात सुनिए आप, ठीक है। हम गोरक्षा क्रांति सेना से हैं। पहले भी धमकी दी गई थी हमारे लोगों की। ये इतने भी आज जितने भी संख्या में हम और हम सब आए गोरक्षा के,
तो आप बताइए कि हमारे ऊपर क्या, हम हमारी बहन बेटियों के लिए वो हमारे घर की लग रही थी कि हमारे परिवार की थी कि मेरी पर्सनल बहन थी? जिस व्यक्ति के लिए हम सुरक्षा देने जा रहे हैं उसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और फिर उस पर प्रकरण प्रकरण दर्ज, और हम जब एफआईआर करवा रहे हैं उसको काट के, और कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और खुलेआम नागदा जैसे शहर में आज इतनी संख्या आई है, तो आप बताओ कि हम हमेशा ज्ञापन देते ही रहेंगे क्या? नहीं, हम किसके लिए लड़ रहे हैं आप बताओ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है नागदा शहर में, एक दो घटनाएं नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं होता है। यहाँ बहुत सारे एसडीएम भी आते हैं, बहुत सारे चले भी जाते हैं, बहुत सारे अधिकारी आते हैं, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं होता है। कुल मिला के बात ये, रोशन जी को धमकी दी गई है, कृपा करके आप उनकी सुरक्षा भी करें। आप उनकी सुरक्षा के लिए हम झूठी जो एफआईआर की गई है उसको वो कराया। रोशन भैया के ऊपर जो भी झूठी एफआईआर हुई है उसको वापस किया जाए और भैया को सुरक्षा दी जाए। पहले भी हमारा एक बहुत ही अच्छा कट्टर हिंदू समाज का जो व्यक्ति था राकू जी चौधरी, उनके साथ भी ऐसी घटना पहले हो चुकी है। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर अब ये घटना हुई रोशन भैया के ऊपर है, चाहे गोरक्षा क्रांति सेना, चाहे पूरी समाज हिंदू समाज के ऊपर, तो हम अब चुप नहीं रहेंगे। आपको बता रहे हैं आंदोलन के लिए हम तैयार हैं और हमको जो करना पीर बजरंगे, अब जो भी करना होगा हमको, हम सब करेंगे, क्योंकि अब हम भी समाज के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर बात आई तो हम चुप नहीं रहेंगे, कड़ी से कड़ी आंदोलन करेंगे। मोहन पांडे। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। शांति समिति की बैठक, अघोषित बिजली कटौती, आवारा श्वानों का मुद्दा छाया रहा। सोमवार को पुलिस थाना परिसर में एसडीएम रंजना पाटीदार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें अघोषित बिजली कटौती, आवारा श्वान, मॉडिफाइड वाहन सहित आवारा मवेशियों का मुद्दा छाया रहा। एसडीएम पाटीदार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 11 गौशालाओं में गायों को रखने पर मंथन किया जाएगा। उन्हेल के समीप पगारा में 60 हेक्टेयर भूमि पर सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी फाइल कलेक्टर तक पहुंच चुकी है। एसडीएम ने स्पष्ट कर दिया कि पशु किसी भी हालत में सड़कों पर नहीं रहेंगे। कार्रवाई की स्थिति में कोई फोन कॉल आया तो अटेंड जरूर करेंगे, लेकिन सुनवाई बिल्कुल नहीं होगी। स्वास्थ्य समिति प्रभारी व मेलाध्यक्ष बबीता रघुवंशी ने कहा कि मेले में अवैध वसूली करने वालों व आपराधिक तत्वों पर भी नजर रखी जाए। वर्तमान में छोटे छोटे बच्चों की जेब में खटकेदार चाकू मिल जाएंगे। ऐसे नौजवान यदि मिलें तो उन्हें बाकायदा सबक सिखाया जाए। झाबुआ में हुई झूला टूटने की घटना को देखते हुए यहां भी झूला संचालकों से सर्टिफिकेट लेने के बाद झूला चलाने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा अवैध पार्किंग, ट्रैफिक, महाशिवरात्रि पर दर्शन व्यवस्था, ओवरलोड ऑटो से लेकर धुलेंडी रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर पर भी चर्चा हुई। रमजान माह में इफ्तार के बाद देर रात तक सड़क पर न घूमें, मस्जिदों के बाहर फोर्स आदि विषय भी उठाए गए। एक तरफ शांति समिति की बैठक में मॉडिफाइड वाहन का मुद्दा गूंजा, दूसरी तरफ वही मॉडिफाइड बाइकें शहर में घूमती हुई नजर आईं। त्योहारों की खुशियों में बोर्ड परीक्षाओं को ना भूलें। बैठक शुरू होने से पहले टीआई ने शहर वासियों से अपील की कि त्योहार की खुशियों में ये ना भूलें कि बोर्ड परीक्षाएं भी हैं। इसलिए ध्यान रहे कि त्योहार की खुशियों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, क्योंकि 10वीं और 12वीं से ही नौजवान अपने सुनहरे भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं। टीआई ने यह भी कहा कि पालक ये भी ध्यान रखें कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चों की तरफ उनकी निश्चिंतता उन्हीं की चिंता का कारण बन सकती है। पर्याप्त व्यवस्था के लिए जितने लोग बैठेंगे वो व्यवस्था के लिए मंच सफिशिएंट है। जनरेटर वही है, रास्ता वही है जी हाँ, अब किसी का दुपट्टा आ गया, कुछ आ गया, एक्सीडेंट हो जी बिल्कुल। इंजीनियर 3 बार चेकिंग करेंगे डेली। आ रहा है, होली आ रही है, आपने देखा होगा कि शाम को एक गाड़ी में 5-5 बच्चे बैठते हैं और हूटर चिल्लाते हुए जाते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियाँ दी जाती हैं और हर चौराहे पे कोई पुरानी गाड़ी खड़ी है, जैसे रास्ता जाम करना हो। रोड पे खड़ी है, घर वाला चला रहा है, रास्ता गतिविधियाँ करने वाले लोग बे नंबर की गाड़ियाँ चला रहे हैं। अभी 26 जनवरी जैसे दशहरे का मतलब जैसे दिवाली का टाइम हुआ या अपने पुलिस सर्चिंग करती है, लेकिन ऐसे त्योहारों के पहले अगर पुलिस सर्चिंग कर ले
तो भी बहुत सारे प्रशासन मतलब व्यवस्थित हो सकता है। ठीक है, ये दूसरी विषय बात, है जो हमारे बच्चों पास। को गाड़ी दी जा रही है उसके लिए आप एक अनाउंसमेंट करवाएं। जी, मैं यहाँ लोकल की गाड़ियाँ बिना साइलेंसर बिल्कुल इस विषय के लिए, और आप समाज के प्रतिनिधित्व तो बैठे हैं यहाँ पर, नाबालिग बच्चों को जो गाड़ी दी जाती है, बबीता भाभी जी ने जो बातें बताई वो सारी व्यवस्था का अपन विशेष करके ध्यान दें। विशेष ध्यान सबसे ज़्यादा ये है कि जहाँ हिंदे का जो कार्यक्रम रहता है, हिंदा झूला, बहुत बड़े बड़े हिंदे झूले लगते हैं, वहाँ पर कुछ भीड़ शाम के टाइम ज़्यादा अधिक हो जाती है और हा हुल्लड़ होता है। उसको व्यवस्था के लिए पुलिस बल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहे, और कुछ जैसे बाईपास के ऊपर भीड़ ज़्यादा रहेगी, गाड़ी घोड़े आते जाते हैं, तो उनके लिए भी बचाव कर किया जाए, वहाँ पुलिस के जवान खड़े रहें। जैसे 2-3 चौराहे आते हैं, अपन जैसे मंदिर जाते हैं, तो उनके ऊपर पुलिस बल का पूरा ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ये जो गलत करते हैं उन्हें हमें बिल्कुल सख्ती से सज़ा देना चाहिए। अगर उसमें मेरा बेटा भी हो तो उसे भी सज़ा मिलना चाहिए। के लिए अगर किसी के भी फ़ोन आते हैं तो फ़ोन भी उजागर करना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति का फ़ोन इस व्यक्ति के लिए आया, उठ जाते हैं, बेगुनाहों को सज़ा मिल जाती है। क्या क्या मामला आज जो कि आगामी त्योहारों को लेकर सारथी समिति की बैठक थाना परिसर मंडी थाना क्षेत्र में आयोजित की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण विषय था आगामी त्योहारों को कैसे मनाया जाए। नागदा क्षेत्र में विगत कई वर्षों से शिवरात्रि का मेला लगता है, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालुजन आते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो दर्शन में, पार्किंग में। मेले में चूँकि 8 दिन का है तो बहुत सारी गतिविधियाँ होने वाली हैं, उन सबका समन्वय बनाते हुए विभिन्न विभागों के साथ कैसे हम इसको सुचारू रूप से संचालित करेंगे, इस संबंध में शांति समिति की बैठक रखी गई थी। साथ ही आगामी रमजान माह को लेकर, होली और रंग पंचमी को लेकर भी व्यापक चर्चा की गई है। किस तरह की चर्चा की गई है, इसमें रोड मैप क्या तैयार किया गया? जैसे मेले को लेकर बात करें तो महत्वपूर्ण होता है कि उसका टाइमिंग का, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट, वॉच टावर, कहाँ पर समस्याएं आती हैं, दुकानें किस तरह की लगेगी, मेलों जो झूले लगेंगे उनकी फिटनेस वगैरह के बारे में है। साथ ही कोई असामाजिक तत्व या गतिविधि संचालित ना हो। उसके साथ ही महत्वपूर्ण विषय होता है पार्किंग का, चूँकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते हैं, उनकी पार्किंग व्यवस्था, लोकल सिटी के लोगों की पार्किंग व्यवस्था, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबकी पार्किंग के संबंध में, और बाकी जो सुविधाएं हैं जैसे पेयजल है, छाया है, इन सब के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। मैडम अवैध वसूली की भी चर्चा हुई थी। अवैध वसूली के संबंध में अभी बताया गया है, अब जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आएगा पुलिस और प्रशासन इसकी कार्रवाई करेंगे। प्रमुख मीटिंग रखी गई है, और ये मीटिंग के अंदर जो त्यौहार मनाने की पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा जो पिछले दिनों घटना हुई, उसने नागदे के अमन चैन के अंदर जो सहयोग दिया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं शांति समिति की तरफ से, कि हमारे को त्यौहार खुशी के साथ मनाने का दायित्व का निर्वाह आप लोगों ने किया है, प्रशासन को प्रशासन। और ये त्यौहार जो हमारे मना रहे हैं, इसके अंदर जो मेले की बातचीत मैंने कही है, थोड़ा सा निवेदन है कि ये जो पुल के ऊपर से तेज गति से जो ट्रैफिक आता है, अगर इसका आप विचार करें कि पुरानी जो रोड है उसके ऊपर से ट्रैफिक कर दें, तो ये मेले के अंदर जो है रुक के अपन वाहनों को कन्वर्ट करने लग जाएंगे, वे दाएं फोर से नहीं आएंगे। ये बिंदु इस पर आप रोड है, और जो आपने साइकिल स्टैंड दिया और ये महिलाओं के इधर है ना, तो इधर मतलब आप दे देंगे तो जगह आप लोग बहुत मिल जाएगी, इसके ऊपर मतलब दबाव कम हो जाएगा। पुराने रोड से अगर आप जीआरपी ने जो रोल अदा किया है वो निंदनीय है। ऐसे व्यक्ति को जो समाज सेवक है, ब्लड डोनेट करता है, लोगों की जान बचाता है, उसको बुलाकर उस पर केस बना दिया गब्बर पर, उसका क्या गुनाह था? नागदा की पुलिस का अच्छा रोल रहा, उस मामले को निपटाया शांति से आपने, बहुत बढ़िया, धन्यवाद की बात है। लेकिन इससे पूर्व नागदा थाने में ही धरना दिया गया है, धारा 144 लगी हुई है, या धरना खुला चैलेंज दिया जा रहा है यहाँ पर प्रशासन को, हम आग लगा देंगे शहर में, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कार्रवाई हुई आज तक? थाने के अंदर बैठ करके 3 घंटे तक चक्का जाम किया जिन लोगों ने, उन पर क्या कार्रवाई हुई? जो लोग चैलेंज दे रहे कि हम आग लगा देंगे शहर में, मुलजिम को छीन करके जुलूस निकाल देंगे, उन पर क्या एक्शन हुआ आज तक? कानून का पालन सख्ती के साथ सबके साथ समान रूप से होना चाहिए। जब वो धारा 144 लगी हुई है तो अलाउ कैसे होगा यहाँ पर वो लोग? और आए दिन बस ये तो तमाशा हो गया, जब चाहे नागदा थाना घेराव करके चक्का जाम कर देते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं, उन पर एक्शन सख्ती से होना चाहिए ना, वो कोई मतलब नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कानून हाथ में ले रहा है, खुला चैलेंज दे रहा है, उस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। उतनी नहीं रहती है, भीड़ में जो रहता है ना, तो कहीं तो उस समय पैदा ही हुए होते हैं। भीड़ का जो स्वरूप रहता है, ये हमारा तत्समय निर्णय लेना
वो हमारी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। यदि ऐसे ही अगर आगे और हमारा फोर्स कम है और यदि उस समय तुरंत हमने कोई जवाबी कार्रवाई की तो ये शहर की जो स्थिति रहती है, यहाँ कहना बहुत आसान रहता है, लेकिन जब भीड़ आती है और भीड़ के साथ कन्वर्सेशन करना और उसको उस समय तक मेंटेन करना जब तक आपके पास पर्याप्त बल ना हो, ये हमारा विषय रहता है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लाठीचार्ज करना या लोगों को हटाना करना, लेकिन हम इस यहाँ नागदा में बैठे हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और यदि एक ऐसा हमारा आदेश या एक हमारा ऐसा कदम जिसके कारण पूरा शहर उन परिस्थिति में चला जाए जो हम स्वप्न में भी नहीं सोचते, तो वहाँ निर्णय लेना या उस परिस्थिति को भापना, बाहर रह के संवाद या वाद विवाद करना बहुत आसान रहता है, लेकिन जब भीड़ आती है और भीड़ के सामने हमें क्या डिसीजन लेना, कैसे लेना, कितने हमारे पास क्राउड कंट्रोल की कैपेसिटी है, क्या नहीं, ये तत्समय पता चलता है। और निसंदेह ये आपसे ही कह रहे हैं, लेकिन भीड़ जब भी आती है तो भीड़ में ऐसे ही व्यक्ति बहुत कम रहते हैं जो अच्छे से बात करेंगे। भीड़ में वही व्यक्ति आते हैं जो सही ढंग से पैदा भी नहीं होते हैं, है ना, आधे अधूरे पैदा होते हैं, और आधे अधूरे पैदा होकर वो इन शब्दों को कहते हैं। उनको यही नहीं पता है, अच्छा यही तो ठीक है, उनके बाप को भी नहीं पता है कि हमारी औलाद कहाँ है। उनका कंट्रोल अगर पेरेंट्स करते ना तो भीड़ का हिस्सा कभी भी नहीं रहते, मुक्त छंद के व्यक्ति रहते हैं। कंट्रोल करना निसंदेह उस समय तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि शहर का कानून व्यवस्था हमारे लिए प्राथमिकता रहती है। शहर 80 की नफरी के साथ बैठा है थाना, मैं केवल 2 सब इंस्पेक्टर के साथ बैठा हूँ आपके थाने पर, जिसमें से भी एक फीमेल है और मेल है। नफरी यहाँ पर 8 लोगों की है सब इंस्पेक्टर की, ASI केवल 5 है मेरे पास, उनके साथ शहर में बैठा हूँ। फिर करते हैं कि ये कंट्रोल, लेकिन परिस्थिति जैसी परिस्थिति रहती है उस समय वैसा निर्णय लिया। हमारे शिवरात्रि, ये मेले का ही विषय भैया, रमजान और हिंदू ये जो आपका है होली, अपन इसके डिस्कशन के बाद जो रूटीन वाली जो सारी चीज़ें जैसे मैंने बच्चों का बताया है, तो हम ये वाले चर्चा करके आज बैठे ही इसीलिए हैं कि हम सभी विषयों पर चर्चा करें। पहले ये क्लियर हो जाए कि हमारा शिवरात्रि का जो मेला है वो निर्विघ्न, ऐसे महादेव बैठे हैं और पूरे शहर में महादेव विराजित हैं, हमारे थाने पर भी है, सारी चीज़ें एक तरफ और परमेश्वर का वो जो है वो एक तरफ। नागदा के सारे अधिकारी भी बैठे हैं। मवेशियों की हालत नागदा में इतनी बेकार हो रही है, उनको पकड़ने की व्यवस्था, आवारा मवेशियों की अपन हमेशा मीटिंग में बात करते हैं, शांति समिति की मीटिंग में हमेशा आवारा मवेशियों की बात होती है, लेकिन उनको कोई पकड़ा नहीं जाता है। बाजार में इस तरह से सांडों का और व्यवस्था है कि आए दिन बाजारों में लड़ते रहते हैं और कई घटनाएँ होती रहती है। क्षेत्र में 11 गौशालाएँ जो मनरेगा की बनी हुई है, उसमें कुछ काम बाकी थे, संभवतः 14-15 तक का CO साहब ने समय लिया था, और अभी वो भी चूँकि हमारे ARO भी है तो वो भी इलेक्शन में लगे हुए हैं, तो संभवतः उसमें लगभग काम कंप्लीट हो गया है। उसमें मैंने अपने अध्यक्ष जी और CMO साहब वगैरह सबको बैठक की थी। तो अपना प्लानिंग ये है कि इस टाइप से हम लोग जो पशु है, गाय गोवंश ज़्यादा है, तो उनको फिर अपन समन्वय बना के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र को हम गौशाला में शिफ्ट करेंगे। वहाँ को एक बार छोड़े हो फिर उनको वहाँ भी कोई तकलीफ हो। गौशाला उन्होंने 15 तक का बोला है CO साहब ने कि 14-15 तक, क्योंकि इलेक्शन में भी लगे हैं और इधर भी ठीक करेंगे, तो इसको व्यापक तौर पे बड़े तौर पे करना पड़ेगा। वैसे जो गाय पालना चाहता है, बिल्कुल हम भी गौ भक्त, ऐसी कोई बात नहीं है, अपने घर में पाले, बिल्कुल उनकी सेवा करे, और जो नहीं कर सकता है वो गौशाला में दे दे। गाय मेरे गौशाला में रहेगी, सड़क पर नहीं रहेगी। फोन अटेंड तो करूँगी, वो सुनूंगी किसी की नहीं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसमें पॉजिटिवली सहयोग करना पड़ेगा, की भी समस्या करेंगे उसकी भी व्यवस्था। और अपने लिए नागदा क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि पगारा गांव है, वहाँ पर 60 एकड़ ज़मीन, 120 बीघा ज़मीन, हेक्टेयर 60 हेक्टेयर हम लोग दे रहे हैं कामधेनु गौशाला के लिए। अलॉटमेंट की फाइल चली गई है, संभवतः एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हर संभाग स्तर में गौशाला बननी है बहुत बड़ी, जिसमें जो पर्यावरण नेचुरल में गाय माता और गोवंश रहेगा, तो वो अपना सौभाग्य है कि वो हमारे सब डिवीजन में बन रहा है। सौभाग्य स्तरीय गौशाला जो है वो हमारे संभाग स्तर पर बनने वाली है। तो थोड़े दिन की और समस्या है, लैंड अलॉटमेंट लगभग 1 आध महीने में हो ही जाएगा, या उससे जल्द दिन 15 दिन जब भी ऑर्डर आ जाए। उसके बाद पशु चिकित्सा विभाग है और पशुपालन विभाग इस पर काम करेगा, और वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमारे लिए हो जाए। चाहे हो किसी की, तो वो अपने लिए हमेशा के लिए हल हो जाए। सभी मस्जिदों में रात को इबादत होती है, लगभग 10 बजे 11 बजे तक ठीक है, नमाज सभी मस्जिदों में, गाँव में भी होगी, शहरों में भी, जहाँ जहाँ मस्जिद है। वो सुबह 4 बजे से शहरी का टाइम हो जाता है, सायरन बजेंगे बराबर, रोज़े हफ्ता के टाइम शाम को ही बजेंगे, और विशेषकर मस्जिद रोड पर शाम को अफ्तारी के टाइम इतना रश हो जाता है कि वहाँ निकलने की जगह नहीं होती। एक तो क्या है, हमारा सराफा बाज़ार वहीं है, सारी मोटरसाइकिल्स वहाँ पर लगी हुई है,
उसके बाद फिर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अगर हम जाते हैं तो सारा ट्रैफिक जाम होता है और विवाद की स्थिति बनती है। तो उस विवाद की स्थिति को टालने के लिए हर साल 4-5 बजे से हम 2 व्हीलर के अलावा 3 व्हीलर 4 व्हीलर का ट्रैफिक बच्ची रोड पर बंद कर देते हैं। वो 7 बजे तक बंद रहेगा। दूसरा रोजा जब आएगा उस दिन रात को जागरण होता है और जो परंपरागत कार्यक्रम होते हैं वो होंगे। इसके अलावा और कोई कार्यक्रम रमजान में नहीं है। ये रमज़ान के माह में केवल मस्जिद, केवल मस्जिदों में नमाज, इससे ज़्यादा कहीं नहीं रहता। कोई जुलूस इफ्तार होता है। किसी भी ऑटो पे नंबर नहीं है। एक बात 50% ऑटो की फिटनेस नहीं है। कंडम ऑटो कहीं से भी लाकर बिना कागज़ के चल रहे हैं। 2 बात, ऑटो पे जब यहाँ सिस्टम के नंबर से चलते हैं, नंबर वाइज चलते हैं। लेट नाइट में कोई भी फीमेल सवारी आती है तो स्वाभाविक जिसका नंबर है वही जाएगा, दूसरा नहीं जाता है। 8-10 लोग उस सवारी को घेर के चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। इन्हीं को तय करना चाहिए, जो भी ऑटो वाले जितने भी, लेकिन 8-10 को घेर के उससे चर्चा करते हैं। और उसके साथ एक ड्राइवर के साथ एक सवारी उसका दोस्त उस ऑटो के साथ बराबर बैठता है। उसकी क्या आवश्यकता है? और सबसे अधिक बेतरीक केरला वाली जो रोड है अपनी जवाहर वाली, इसको डिस्टर्ब करने का और मेले के अंदर भी बेतरीक। ये ऑटो पे आपको सख्ती के साथ इसको केवल यही खत्म मत करना है कि दिन रात बिरात तकलीफ देगा, इस बात को मान के चलना। क्योंकि और अभी जो इन्होंने कहा तरावी की नमाज 10 साढ़े 10 बजे खत्म होती है, लेकिन 11 साढ़े 11 12 नमाजी बुजुर्ग लोग भीड़ में नहीं दिखते, लेकिन अधिकांश युवा या तो कन्याशाला चौराहे पर या स्टेशन पे एक हुजूम के रूप में बढ़ा, ताकि इनको समझाई जाए कि भाई अपना जो भी धर्म कर्म है 11 साढ़े 11 तक करके अपने घर पहुँचे। 12 साढ़े 12 1 बजे तक का चौराहे पे खड़ने का तो कुछ करना तो ना मस्जिद में करे, आराम से करे, घर में करे, लेकिन चौराहे के हुजूम ये मतलब अनकंस पैदा होता है पुलिस के लिए भी और आम लोगों के लिए। केवल चाय के पर्पज से लोग वहाँ तक जाते हैं। कन्याशाला पर ठेले लगे हुए हैं, चाय भी है, पोहा भी है, वहाँ पर चले जाते। पोहा चाय बंद करवा दीजिए, आना बंद हो जाएगा। कम से कम 8 से ज़्यादा सवारी बिठा रहे हैं। आपको चेक करना हो तो 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पे डॉक्टर शर्मा की गली में या 2:30 बजे जाके आप चेक करो। और 1000 रुपये एक बच्चे से लेते हैं तो 8 सवारी का 8000 रुपये इनको कम नहीं पड़ती। शुरू हो तो जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालय के जितने भी प्रिंसिपल या प्रशासक हैं, उनकी मीटिंग लेकर उनको सीधे इसके लिए इंस्ट्रक्शन कि जब इतना अफोर्ड कर रहा है तो आपके यहाँ से ही बच्चे बिल्कुल सुलभ तरीके से चले जाएं। मतलब ये नेक्स्ट टाइम जब नया सत्र शुरू हो मैडम, अभी तो एग्ज़ाम फिनिश होने वाली है, ख़त्म होने वाला है। ये जो 14 तारीख आ रही है, शहर का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम रहता है जहाँ कई हज़ारों लोग वहाँ पर शामिल होते हैं। इस बार मैडम 8 दिवसीय मेला है वहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का, और दरमियान रमज़ान का पवित्र माह भी शुरू होने वाला है। और साथ में उसके बाद जस्ट होली और रंग पंचमी, मतलब कंटिन्यू शहर के कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रम नौजवान पीढ़ी है या जो बच्चे हैं 10-12 स्टैंडर्ड के, उनकी एग्ज़ाम रहेगी। ये विषय हमारे सामाजिक है, लेकिन जो घर से या बच्चों से जुड़ा एक विषय है कि जो बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी वो हमेशा हम उस विषय पर नहीं जाते, लेकिन इस विषय पे भी मैंने मैडम से कहा था कि इस विषय पे भी कुछ चर्चा आपसे करें और उसके संबंध में जो भी चर्चा करके निर्णय लिया जाए वो भी इसमें निर्णय लें। 10th स्टैंडर्ड आप सभी लोगों को पता है कि एक आरक्षक बनने के लिए या सेना में भर्ती करने के लिए 10वीं पास होना बस सफिशेंट है। और वहीं 12th भी एक पैरामीटर, कुछ बच्चे जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं जाते हैं, कुछ समाज में या कहीं ना कहीं हमारे रूटीन वाले जो खेती बाड़ी वाले वो खेती बाड़ी में या जो परंपरागत काम करते हैं उसमें जुड़ जाते हैं। या एक घर के लिए ले लीजिए, बच्चों के लिए वो बिल्डअप टाइम है, यहाँ पर चर्चा मिले। मैडम ये 3 बड़े हमारे रहेंगे। बैठ के बता तो महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई सभी को। 14 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक हमारा मेले का आयोजन है 8 दिवसीय। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो बड़े प्रोग्राम हमारे होंगे उसमें अतिरिक्त वही जो हम ये झूले लगते हैं वहाँ पर हम जो चौकी बनाते हैं उसे थोड़ा बड़ा किया जाए। तीसरा जो हमारा वहाँ पर भी सभी के नंबर जो जिसकी ड्यूटी रहे वो नंबर सभी को दिए जाएं, अधिकारियों को, और नाम समेत, ताकि हमें पता रहे कि किसकी ड्यूटी वहाँ पर मौजूद है। बाकी एक चीज़ और, मैं 2-3 चीज़ों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ये जो मेले में अवैध वसूलियाँ होती हैं
जैसे कई दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं और कई लोग वहाँ अवैध वसूली करने के लिए जाते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। डर के मारे वो लोग बताते नहीं हैं, जिनसे वसूली करने आते हैं लोग। ये आप ध्यान रखें, उन पर कोई भी हो भले ही उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और तीसरा मेरा ये कहना है कि जो ऐसे इलाके हैं जहाँ हमें लगता है कि भाई यहाँ दंगे हो सकते हैं, भले अगर वहाँ मेरा घर भी आ रहा है तो मेरे घर की छत की भी जांच की जाए। और एक और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ, आजकल के नौजवान कम से कम 50-60 नौजवानों के जेबों में मोबाइल की तरह चाकू रहते हैं। हमने उस ओर क्या ध्यान दिया? उन लोगों की जांच करके अगर हथियार जो भी बरामद होते हैं उन पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। चाकू चलाना आम बात हो गई है। और जो ट्रैफिक है, आप ट्रैफिक का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हाईवे है और मेले में रश ज़्यादा रहता है, तो अपने बड़े प्रोग्राम रहेंगे जिस दिन हमारे मेले में, उस दिन आपका बल हमको चाहिए। पर्याप्त बल रहेगा।